मान लेते हैं सर, मेरे को कोई सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगता पढ़ना। मैंने देखा ना, मुझे इंग्लिश अच्छी लग रही है, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं बेसिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ना मुझे साइंस में कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि मेरे को मालूम है आगे आके मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि मैं वो भी नहीं कर सकता प्रॉपरली। तो आप वहां क्या गए? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का करियर काउंसलिंग की सीरीज में, जिसमें शुरुआत करेंगे हम 10th क्लास के बाद आप कौन कौन सी स्ट्रीम्स चूज कर सकते हैं जो आप अपने टैलेंट को एक ब्राइट फ्यूचर में बदल सके। उसके बाद हम चलेंगे कि कौन कौन से स्कोप्स हैं और कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से इस डिजिटल वर्ल्ड में आप कौन कौन से नए जॉब्स हैं जो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन मिस्टर के रमेश। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो ये है, एज अ 10th क्लास स्टूडेंट्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चा फेस करता है, क्योंकि सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। देखिए आशीष जी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर हम पेरेंट्स के व्यू से भी देखें या स्टूडेंट्स के व्यू से देखें, किसी भी एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो ये जानने की जरूरत है कि एक 10th क्लास का बच्चा किस मेंटल सिचुएशंस में होता है, उसकी क्या स्टेज होती है, सो दैट अगर जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं जानेंगे तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला ये है कि बच्चे का भी, क्योंकि 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, बोर्ड रिजल्ट, तो बच्चों के माइंड में एक इस बात का कंफ्यूजन चलता है, आप कह सकते हैं कि एक द्वंद्व चलता रहता है बच्चों के मन में कि कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे। और हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से हम उससे परिचित हैं, जिसके अंदर साइंस स्ट्रीम के लिए भी एक फिक्स क्राइटेरिया फिक्स है कि इतने परसेंटेज होने चाहिए साइंस में, इतने कॉमर्स में, आर्ट्स में। तो इस तरीके से क्योंकि परसेंटेज क्राइटेरिया है तो बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन लगातार चलता है कि मेरे कितने परसेंटेज आएंगे। ये एक प्रेशर बनता है बच्चों का ऑटोमेटिक। दूसरा जो प्रेशर बच्चों को अक्सर होता है वो होता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। हर बच्चों के पेरेंट्स के अपने सपने होते हैं बच्चों को लेकर कि मेरे बच्चा ये कोर्स करेगा या फिर ये बनना चाहता है, तो कई बार अनजाने में ही सही पेरेंट्स उसको थोपते हैं बच्चों पर, ठीक है, और इस वजह से बच्चा एक प्रेशर ऑटोमेटिक फील करने लग जाता है। और आशीष जी, इसके अलावा एक पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का भी प्रेशर इनडायरेक्टली बच्चों के ऊपर पड़ता है। अगर हम इस बारे में डिस्कस करें तो हमें मालूम है कि जब हम बच्चे थे तो हम ये सोचते थे कि हमारा फ्रेंड्स चाहता है कि वो ये कोर्स करे, तो इनडायरेक्टली एक प्रेशर डेवलप होता है कि हम क्या करेंगे, तो दोस्तों को देखते हुए एक प्रेशर डेवलप होता है। और इसके बाद अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। ये सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के सामने कि कौन से स्ट्रीम सिलेक्शन करें आफ्टर 10th क्लास, क्योंकि उनको इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं रह पाती। लैक ऑफ गाइडेंस बच्चों का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा इशू है इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों के पास जो है वो एक्सपीरियंस इतना नहीं होता। 10th क्लास के बच्चे बहुत ही छोटे उम्र के बच्चे होते हैं और अक्सर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे उस डिसीजन टेकिंग पोटेंशियल पे नहीं होते कि वो क्या फैसला ले। तो बहुत जरूरी होता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। शुक्रिया रमेश सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। तो चलिए दिशा देने की कोशिश करते हैं अपने सभी उन व्यूअर्स को जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल है 10th क्लास के बच्चे के लिए। 10th क्लास के बच्चे के लिए बिल्कुल। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहां पर सब बच्चों के सामने आता है कि आफ्टर 10th हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं। देखिए, ये एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि हमारे पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं, ये 3 फील्ड अवेलेबल है। साइंस की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कॉमन सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर बायोलॉजी ऐड होता है तो मेडिकल फील्ड है, और मैथमेटिक्स ऐड होता है तो वो आप कह सकते हैं कि नॉन मेडिकल है। कॉमर्स में विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस के साथ आपका मैथ्स, विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स आप ले सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज के अंदर आपके सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और इसके अलावा साइकोलॉजी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आज के टाइम पे ऐड होते जा रहे हैं। और क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप आर्ट्स के अंदर भी साइंस के, और नहीं तो आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स भी एज अ कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 फील्ड्स हैं, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। अब आपने इस टाइम पे फैसला ये करना होता है कि हम कौन से स्ट्रीम की तरफ जाएं, और उसके लिए एक प्रॉपर आप कह सकते हैं प्लानिंग के साथ आपने ये सोचना होता है। थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों, अब आप ये समझ गए होंगे कि मेन हमारे पास 3 फील्ड्स हैं जो हमें चूज करनी है।
अब जो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिमाग में बच्चों के आ रहा होगा सर, कि कैसे मैं किसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करूं अपने लिए, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। बिल्कुल, देखिए आशीष जी ने जैसे जो पूछा है, यही क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों के, और इवन जिन बच्चों के आप कह सकते हैं कि अभी 10th के बोर्ड रिजल्ट आने वाले हैं, या वो पेरेंट्स जिनके कि बच्चे अभी जस्ट जो है स्ट्रीम सिलेक्शन करने वाले हैं आफ्टर 10th, उनके माइंड में यही क्वेश्चन चलता है कि बच्चों का स्ट्रीम सिलेक्शन किस तरीके से हो। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, आपने कुछ स्टेज वाइज आपने अपना सेलेक्ट करना होता है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है अपने स्किल्स का मतलब मेरे हुनर क्या है। स्किल्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए। स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको आपके टीचर्स हेल्प कर सकते हैं, फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, एल्डर ब्रदर्स, गार्जियंस हेल्प कर सकते हैं, और इसके अलावा पेरेंट्स तो सबसे बड़े हेल्पिंग हैंड्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपना स्किल्स, कि मेरे अंदर क्या हुनर है मेरे अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेज पर आपको एनलिस्ट करने पड़ेंगे अपने हॉबीज। एक लिस्ट बनाइए। मान लीजिए कि मैं एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूं, मैं अपने आप में बैठता हूं सेल्फ एनालाइज करने के लिए, और मैं देखता हूं कि मेरे अंदर क्या क्या मेरे हॉबीज हैं जिनको करने में मुझे मजा आता है, और साथ में मेरे लिए वो बर्डन नहीं है। तो मैंने लिस्ट आउट कर लिया। एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैंने ये लिस्ट आउट किया कि मुझे बोलना बहुत पसंद है, ठीक है। किसी ने ये सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि मुझे लिखना बहुत पसंद है, क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। तो कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, अब इसके अलावा कोई बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, और वो भी स्पेसिफिक किसी गेम में बहुत अच्छा खेलता है। इसके अलावा किसी का टेक्निकल माइंड बहुत अच्छा है कि वो किसी भी आप कह सकते हैं कि मशीन को खोल देता है, खोलने के बाद वापस जोड़ देता है, इस टाइप के उसकी स्किल्स है। तो वो काम करके, हॉबीज वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो आपको एनलिस्ट करने की जरूरत है कि आप लिस्ट आउट कर लीजिए। लिस्ट आउट करने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज आता है कि आपका, आप देखिए कि आपने सबसे पहले अपने स्किल्स को जो है वो लिस्ट आउट कर लिया, आपने अपने हॉबीज के ऊपर ध्यान दिया। अब आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एक्सप्लोर आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे आशीष जी ने ये वीडियो के थ्रू जो है वो आप सबसे आप डिस्कस करें, तो ऐसे वीडियोस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जो आपके हॉबीज हैं, उन हॉबीज से रिलेटेड कौन कौन से प्रोफेशन या जॉब्स हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है बहुत अच्छा बोलता है, तो अगर बहुत अच्छा वो इंसान बोलता है, तो आप अगर देखेंगे तो अच्छी स्पीकिंग स्किल्स किसकी जरूरत है, किसकी आप कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मास कम्युनिकेशन में आपका अगर बहुत ही अच्छा स्पीकिंग स्किल्स है तो आप मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका रिटर्न स्किल्स बहुत अच्छा है, तो आप प्रिंट मीडिया की फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव, आपने न्यूज़पेपर के अंदर जो एडिटोरियल्स देखे हैं उसमें भी लिखते ही हैं वो। इसी तरीके से किसी का बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग दिमाग है तो इंजीनियर की फील्ड में जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनके बारे में तो एक अलग से टॉपिक होता है जहां पे डिस्कस करें। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपके इस हॉबीज से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोफेशन हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने इसमें टीचर्स की हेल्प बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कुछ टीचर बहुत क्लोज होते हैं, जो अच्छे से जानते हैं उन बच्चों को। उन टीचर्स से अगर आप एक बार डिस्कस करें कि मेरे में क्या क्वालिटीज है, कौन सा स्ट्रीम मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो इस तरीके से भी आप फैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने पेरेंट्स जो है, क्योंकि देखिए अल्टीमेट जो फाइनल जो आपको अच्छे से जानते हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों को जो है वो हेल्प आउट करे कि किस तरीके से वो किस स्ट्रीम में जाएं। और तीनों स्ट्रीम्स के बारे में मैंने आपको बताया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो इस टाइम पीरियड पे आपको एक डिसीजन लेना होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपका जो डिसीजन है ये टोटली आपकी जिंदगी को या तो बना देगा या डाइवर्ट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक बिगिनिंग है, आपके पास बहुत स्कोप है। आप अभी जान लेते हैं अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को, तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी आपके पास चांस रहेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। हाँ जी सर। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से सर, अगर मैं एज अ 10th क्लास स्टूडेंट मैं आपसे बोलूं तो मैं एक जर्नल बना सकता हूं जिसमें मैं दूसरों से अपने बारे में फीडबैक लूं, और मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरे स्किल ऑफ सेट्स हैं जो मैं देखूंगा कि किस पर्टिकुलर क्या कर सकता हूं मैं इस स्किल सेट पर, मैं अपना फ्यूचर किस फील्ड में क्रिएट कर सकता हूं। बिल्कुल। और इसके अलावा आपको सेल्फ एनालाइज भी करना पड़ेगा। कई बार आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या टीचर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि ये क्वालिटी आपके अंदर है, तो एट द सेम टाइम आपको बैठकर देखना पड़ेगा कि ये जो हॉबीज जो है, क्योंकि देखो हॉबीज तो हम ही बेस्ट जान सकते हैं अपने हॉबीज को।
तो हमें बैठ के एक बार देखना पड़ेगा कि क्या ये हॉबीज मेरे में सच में ही है, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर आप अपना फील्ड चुनोगे तो बहुत अच्छा है। आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कीजिए कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं इस टैलेंट के लिए अगर ये स्ट्रीम ले रहा हूं तो आगे आप 100% सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको काम बर्डन नहीं लगेगा, आप उसमें एंजॉय करेंगे। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी सर कि आपने बोला कि हॉबीज वो हैं जो आपको पता न लगे आपने काम किया है। बिल्कुल, क्योंकि कल को जब हम वो काम पूरी जिंदगी लाइफ लॉन्ग करेंगे तो हमें ये नहीं लगेगा यार हम क्या कर रहे हैं, क्या बर्डन तो नहीं है ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अभी तो हम ये शॉर्ट में ही डिस्कस करते हैं क्योंकि लॉन्ग में डिटेल में बात करने के लिए हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसमें शॉर्ट में बात करते हैं कि स्कोप्स क्या हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के। एक बार शॉर्ट में हमें पता लग जाए जिससे एक हल्का सा आइडिया हो जाए, बाकी हम आने वाले वीडियोस में हम पूरा एक एक स्ट्रीम पर डिटेल से हम इस पर बात करेंगे सर। देखिए आशीष जी, आपने जो बोला है कि स्कोप्स क्या है, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब भी हम कोई स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमारा क्या स्कोप है, तो ये जरूरी है। तो इसके ऊपर अब देखिए, जैसे आपके पास फील्ड है, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, ठीक है। साइंस में भी आपको ये फैसला करना पड़ता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है या नॉन मेडिकल में जाना है, ठीक है। कॉमर्स में भी आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे विथ मैथ्स रखना है या विदाउट मैथ रखना है। और रही बात अगर आपके ह्यूमैनिटीज लोग हैं तो उसमें भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन रखने पड़ेंगे कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट रखूं या नहीं रखूं। तो इस पर तो देखिए, अगर स्कोप के बारे में बात की जाए तो एक वास्ट स्कोप है। इसके ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे तो देखिए, जैसे साइंस स्ट्रीम है तो साइंस स्ट्रीम पे ही एक अलग से डिस्कशन हो कि साइंस में क्या स्कोप है, आर्ट्स में क्या है और कॉमर्स में क्या है। लेकिन अगर कुछ एक गलत फहमियां हैं लोगों के बीच में, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, अगर मेडिकल फील्ड की बात करें या साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में, मेडिकल में लोगों की अक्सर यही सोच है कि अगर आप जो है वो साइंस लेते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप सीए बन जाएंगे या सीएस बन जाएंगे, और आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो आप मास कम्युनिकेशन या लॉ के फील्ड में जा सकते हैं। इस तरीके से लोगों के बीच में बस खाली एक लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कन्वे करना चाहता हूं कि ये लिमिटेड नॉलेज कंप्लीट नहीं है। आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्कोप है जहां पर आप कम से कम आप कह सकते हैं कि फीस के साथ जो है आप बहुत ही अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होगी। कहीं बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं, जैसे आपने साइंस के स्ट्रीम में ही आपने ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में सुना होगा, जहां पर बच्चे हॉर्टिकल्चर के फील्ड में जाते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं और बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं वेल सेटल्ड है। इसी तरीके से हर फील्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनके बारे में ना तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और ना ही आसपास के जो माहौल में रहते हैं उनको। तो यहां पर मैं आपको ये कन्विंस करना चाहता हूं कि आने वाले फील्ड जो वीडियोस होंगे उसके अंदर हम आपको जरूर ऐसे हर फील्ड के अंदर, मेन फील्ड के साथ साथ जो ऐसे फील्ड है जो लोगों को बहुत नहीं मालूम है, बच्चों को भी बहुत नहीं मालूम है, जिसकी वजह से वो इस फील्ड में नहीं जा पाते हैं, तो हम आपको यहां से जरूर कन्वे करेंगे सो दैट आप उन फील्ड में जाओ और जाकर एक सक्सेसफुल करियर आप अपना बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो आपने जो पॉइंट्स बोले ना कि लोग किसी भी फील्ड से ना एक बहुत बड़े बड़े कुछ ही फील्ड उसके अंदर के फील्ड्स को जानते हैं। जैसे अगर हम मेडिकल की बात करें तो जब हम 10th क्लास में थे बात बहुत फेमस थी, अरे मेडिकल ली है तो डॉक्टर बनेगा, नॉन मेडिकल ली है तो इंजीनियर बनेगा। लेकिन अब मुझे सर की बात सुन के समझ आ रहा है कि एक्चुअल में है क्या कि एक फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जब आज हम किसी प्रोफेशन से जुड़ गए तो हमें समझ आता है कि नहीं भाई ये काम भी मेडिकल फील्ड से हो सकता था। तो जरूर सर हम चाहेंगे आपसे और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हर फील्ड पर ना हमारे साथ वो कंटेंट शेयर करें कि बच्चे समझ सकें कि एक फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं। देखिए आशीष जी, मैं यहां पे ये बात कहना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है। अगर जरूरत है तो वो नॉलेज की और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। कई बार बच्चों के पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन या गाइडेंस नहीं होने की वजह से उनका टैलेंट रह जाता है। ये नहीं पता ना कौन सी फील्ड चूज करें। बिल्कुल, ये तो पता है कि ठीक है भाई मेडिकल ले लिया, अब उसके बाद पता लगता है नहीं भाई फाइनेंशियल में इतना, जस्ट सपोज बहुत सारी फैमिलीज हैं तरीके की, मान लो मैं अपनी बात करूं नहीं हूं अगर मैं एबल 50 लाख 60 लाख 70 लाख खर्च करने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरा मेडिकल लेना बेकार हो गया। लेकिन अगर मुझे समझ आ जाए कि नहीं भाई मेडिकल लेने के बाद भी मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर आप जो है वो स्कॉलरशिप के साथ पढ़ सकते हैं और प्लस आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है और बच्चे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। तो इनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो है
वोकेशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि इसी की हम बात भी कर रहे हैं थोड़ा सा कि वोकेशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज का मैं बेसिक से चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि वोकेशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं और कैसे हम इसमें अपना करियर बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे जो हैं इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। देखिए, आपने अपने आसपास अपने पेरेंट्स को या फिर कोई रिलेटिव है उनको ये बोलते हुए सुना होगा कि बच्चे क्यों आप कहते हैं एकेडमिक कोर्सेज में जा रहे हो, कुछ भी जो है वो प्रोफेशनल कोर्स कर लो, सेटल हो जाओगे। ठीक है, कोई वोकेशनल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स करो जिससे कि आपका लाइफ जो है वो सेटल हो जाए, आप स्किल्स सीख लो, सो दैट आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुना होगा, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, वोकेशनल कोर्स वो होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स जैसे आपने देखा होगा कि MBA है, ठीक है, नहीं तो आप B.Ed कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन है, या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, ठीक है, इस तरीके से, या होटल मैनेजमेंट है। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं वोकेशनल हैं जिन पे अगर आप काम करेंगे, जिनके ऊपर अगर आप जो है वो वर्कआउट करेंगे, तो आप अपने, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स हैं और आपकी हॉबीज उससे मैच करते हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि 10th क्लास में अभी जो पर्टिकुलर स्टेज है, यहां पर आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। प्रोफेशनल कोर्सेज आपके +2 के बाद आता है। +2 के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपके बाद अगर आपको 12th के बाद भी अगर आपको तब भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपकी क्या मतलब स्किल्स हैं, तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप उस प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर जा सकते हो। तो प्रोफेशनल कोर्सेज आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, जब आपको आप चाहते हैं तब आप इसको जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि ये बात बोल देना आसान है कि अपना टैलेंट पता करो और उसके हिसाब से कोई करियर या कोई भी प्रोफेशनल ग्रोथ अपनी चूज करो, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम किस में बेस्ट हैं। नहीं है, हम नॉर्मल स्टूडेंट हैं, नॉर्मली हम पढ़ते आए हैं, कभी ना तो इतना कभी खुद को जाना कि नहीं ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता कि मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता हूँ। एक तरफ कहते हैं कि भाई अपने बारे में जानो, फिर दूसरी तरफ ये कि कौन सी फील्ड उसी से रिलेटेड चूज होगा। तो मेरे साथ के बच्चे हैं वो शायद कर लेते हो, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ये। तो यहाँ मैं कैसे खुद को संभालूं कि मेरे को सच बताऊं, मेरे को लगता ही नहीं मेरे अंदर टैलेंट है। बिल्कुल। तो वहां मैं किस तरीके से अपने आप को कैसे दिशा दूंगा खुद को? ये आपका जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूं। कई बार बच्चे फैसला नहीं ले पाते कि उनको क्या करना है। ठीक है, अब बात आती है कि उनको अलग अलग गाइडेंस दी जाती है कि आप अपने को लिस्ट आउट कीजिए, अपनी हॉबीज लिस्ट आउट कीजिए, आपके अंदर क्या टैलेंट है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उनको ये भी एहसास नहीं होता कि मेरे में कोई टैलेंट है। ठीक है, exactly, ये वाला मेरा पॉइंट है। बिल्कुल, मैं समझ गया हूं। तो इसमें देखिए कि अगर कभी आपको ऐसा फील हो या किसी बच्चे को ऐसा फील हो कि आपके अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको फील होता है कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऐसा भी नहीं है कि आप कोई फील्ड चूज कर पा रहे हो, ठीक है, आप एकदम कंफ्यूज्ड हो, तो भी आपको एक बात ध्यान रखना है। तो उस टाइम पीरियड पे आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट। मान लेते हैं सर, मेरे को कोई सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगता पढ़ना। मैंने देखा ना मुझे इंग्लिश अच्छी लग रही है, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं एक बेसिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ना मुझे साइंस में कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि मेरे को मालूम है आगे आके मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि मैं वो भी नहीं कर सकता प्रॉपरली। तो आप वहां क्या कहें? तो आपको खेलना पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है? खेलना पसंद है, लेकिन इतना नहीं कि मैं सोचूं कि इस चीज में मैं अपना करियर बना सकता हूं। तो देखिए, ये जो पॉइंट सर ने डिस्कस किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों का ऐसा स्टेज होता है जहां पर ना तो उनको ये फील होता है कि उनके अंदर कोई हॉबी है, ना उनको ये फील होता है कि उनके अंदर कोई स्किल है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का जिनका सब्जेक्ट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर उन सब्जेक्ट्स में से कोई ऐसे टाइम पे हम 2 काम कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स में से जो भी सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो उसमें आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जो स्ट्रीम्स में है, ठीक है, आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट भी मेरा फेवरेट नहीं है, ना मेरा कोई सब्जेक्ट फेवरेट है, ना मेरे में कोई स्किल है, ना मैं इस टाइम पीरियड पे ऐसा फील कर रहा हूं कि मैं कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता, वैसे टाइम पीरियड पे आप क्या कीजिए कि इन जनरल देखिए, वैसा अगर फील होता है तो आप ह्यूमैनिटीज लीजिए। ठीक है, ह्यूमैनिटीज लेकर आप 2 साल जब 12th करेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास 3 स्ट्रीम्स हैं, एक स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल क्या कर रहे हैं कि आपने साइंस स्ट्रीम छोड़ दिया। क्योंकि देखिए साइंस स्ट्रीम में जो भी बच्चे अगर उसको अभी किसी बच्चे को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उनको मालूम ही नहीं है किसी स्किल का,
तो बजाय कि आप एकदम हार्ड सब्जेक्ट पढ़ें और सब्जेक्ट पढ़कर आप जो है वो स्ट्रगल करते रहें, ठीक है, या कॉमर्स, तो आप एक काम कीजिए कि आप ह्यूमैनिटीज लीजिए, आप 2 साल का टाइम लीजिए, आप 12th कीजिए। 12th करने के बाद फिर आपके पास देखिए अब आपकी जो एज ग्रुप है ना वो बढ़ चुका है। अगले 2 साल के अंदर आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आप अपने आप को और अच्छे से जान पाएंगे। उस दौरान आपको क्या करना है, आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे में क्या टैलेंट है, उसको आप 2 साल और टाइम लीजिए और अपने आप को नरिश कीजिए। +2 के बाद फिर आप खुद एहसास करेंगे कि आप वो टैलेंट जो आपके अंदर है आप उसको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, और ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ, जैसा मैंने आपको बताया प्रोफेशनल कोर्स 12th के बाद उसमें जा सकते हैं। सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्या पता ऐसा हो कि 12th क्लास के बाद मुझे पता लगता है कि नहीं यार काश मुझे वो दूसरे फील्ड्स में जाना चाहिए था, तो क्या आगे मेरे पास सफिशिएंट चॉइसेस रहेंगी कि मेरा फ्यूचर ऐसा ना हो कि नहीं यार मेरे को तो दूसरी चीज करनी चाहिए थी या कोई दूसरा प्रोफेशनल, तो क्या वहां से मुझे ग्रेजुएशन के थ्रू या किसी भी तरीके से 12th क्लास के बाद अगर मैं ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ले लेता हूं तो क्या मेरे पास चांसेस रहेंगे सफिशिएंट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छा, यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि आप देखिए आप एक ऐसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे जिनका कि किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट नहीं था, मार्क्स भी आपके किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नहीं आए, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट्स में भी जो आपके बताए गए थे कि 5 सब्जेक्ट में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, आपको चाहिए था टाइम, आपने 2 साल का टाइम लिया, ठीक है। अब 2 साल के टाइम के बाद आपके पास 12th में आप आ गए। 12th के बाद अब भी अगर आप अपने आप को पहचान पाते हैं कि आपका क्या स्किल्स है तो आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जा सकते हैं, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज जिसको बोलते हैं उसमें जा सकते हैं। अगर तब भी अगर आपको नहीं लगता कि मैं अभी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इस डिसीजन नहीं ले सकता हूं या फिर अभी इस स्टेज पे नहीं हूं कि मैं कोई फैसला लूं, तो आपके पास मालूम है कि 3 फील्ड्स हैं, लाइक जो है वो आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। तो जो ग्रेजुएशन है वो बच्चों को एक्चुअली उस टाइम पीरियड तक का स्कोप देता है कि वो अपने टैलेंट को पहचाने। तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास स्कोप है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं और आप अगर आईआईटी जो है वो आफ्टर 12th नहीं जा पाए तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आईआईटी जा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कि आप ये कह सकते हैं कि 10th क्लास तक फैसला नहीं ले पाए, ठीक है, उन्होंने तब एक ऐसा स्ट्रीम देखा जो उनको टाइम दे, थोड़ा सिंपल ले लिया उन्होंने सो दैट वो फेल नहीं हुए, ठीक है। आफ्टर 12th आने के बाद उन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज सेलेक्ट करके अपना करियर बना लिया। ऐसे भी बच्चे रहे हैं जो 12th में पहुंचने के बाद भी आप कह सकते हैं कि फैसले नहीं ले पाए या उतना गाइडेंस नहीं मिल पाया। मतलब अगर हमें नहीं पता क्या करना है इससे अच्छा सिंपल टाइम लीजिए, टाइम ले ले। बिल्कुल सर इसमें मैं एक बात बोलूंगा आपको, जो मैं फेस करता हूँ कि आर्ट्स और जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जो सब्जेक्ट लेते हैं उन पे ना बच्चे हंसते बहुत कि लो इससे कुछ नहीं हुआ तो इसने आर्ट्स ले लिया। क्या ये सच में इसका कोई लॉजिकल ग्राउंड है या सिर्फ ये बच्चों ने एक वो बना दिया, एक साइकोलॉजिकल बना दिया कि आर्ट्स मतलब कि नहीं भाई ये वाले बच्चे हमारे, ये जो बच्चे इनकी ज्यादा परसेंटेज नहीं आती है, ये क्रिएटिव नहीं है, इसलिए उन्होंने आर्ट्स चूज कर लिया। इस पे मैं चाहता हूं कि बच्चे आपको सुन रहे हैं एंड आप एक एक्सपर्ट का क्या डिसीजन है कि क्या ये सच में है या फिर सिर्फ हमें इससे एक साइकोलॉजिकली किस तरीके से डील करें अगर ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है। देखिए जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये गाइड करते हैं कि ह्यूमैनिटीज में बहुत स्कोप नहीं है, ठीक है, साइंस में बहुत स्कोप है या कॉमर्स में बहुत स्कोप है, तो इसका मतलब है कि ना तो वो पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं और जो बच्चे जो हैं वो दूसरे का पीयर ग्रुप में अपने साथियों पे हंसते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि ना उन बच्चों को ज्यादा नॉलेज है। कंप्लीटली अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 12th क्लास तक तो साइंस लिया, उसके बाद आप कह सकते हैं कि 12th के बाद उनको फील हुआ कि नहीं अब मेरे को जो है वो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वो सिंपल आप कह सकते हैं कि बीए पे भी आए हैं, बीए के कोर्स भी किए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ना जितने भी आईएएस है ना उनका एक बार प्रोफाइल खोल के देखिएगा, बहुत सारे ऐसे आईएएस मिलेंगे जिनका +2 जो है वो मेडिकल या नॉन मेडिकल से है और ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट से है। एक और चीज आने वाले वीडियोस में इस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट जॉब्स, उस पर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इस फील्ड का है, ठीक है, जनरल स्टडीज का है और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज का पार्ट है, करंट अफेयर्स का, ये सारा ही जो पोर्शन है वो आर्ट्स का है, ह्यूमैनिटीज का है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि तीनों ही जो फील्ड हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों ही अपने आप में कंप्लीट हैं। आपको अगर जो भी आपका क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है,
आप इसको चुनिए, जिसको भी आप चुनते हैं अपना बेस्ट देंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसके अंदर सब कुछ है और कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसमें कुछ भी नहीं है। हर फील्ड में हर चीज है। डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट क्या है, आपका क्रिएटिविटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपने अपना इंटरेस्ट का चीज चुना है या नहीं चुना है, ये इंपॉर्टेंट है। वाह, थैंक यू सो मच सर। सर मुझे बहुत कुछ मुझे लग रहा है अगर ये वाला लेक्चर मैं 10th क्लास के वक्त पे सुन रहा होता ना तो शायद मैं आर्ट्स चूज करता आज के दिन। लेकिन तब मुझे बच्चे बोला करते थे कि नहीं, आर्ट्स तो वो चूज करते हैं जिनका अच्छे से सिलेक्शन नहीं होता है कुछ। बिल्कुल, देखिए इस पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर मेरे अंदर एक साइंटिफिक आप कह सकते हैं एप्टीट्यूड है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। मैं कोई भी मशीन जो है वो जोड़ सकता हूं, खोल सकता हूं, या मशीनों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद तो मुझे वही स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा ना जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है मैं साइंस लूंगा। लेकिन अगर किसी ऐसा बच्चा है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको उस चीज की आपको नॉलेज, ग्राउंड लेवल पे नॉलेज भी चाहिए होगी, तो उसके लिए अगर आपने ह्यूमैनिटीज चुना है तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या है, फिर आप कौन सी स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हैं। हर स्ट्रीम में हर क्वालिटीज है, आप कह सकते हैं हर स्कोप है हर एक स्ट्रीम में। और अगर कोई कहता है कि इस स्ट्रीम में स्कोप ज्यादा है और इस स्ट्रीम में स्कोप है ही नहीं, तो वो स्टेटमेंट गलत है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। तो आप सभी ने सुना कि आर्ट्स फील्ड जिसको कहीं ना कहीं एक ना दिमाग में पहले से ही होता है, नहीं आर्ट्स लेने वाला बच्चा तो इस तरीके का होगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। और जैसा सर ने बताया एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चों का बैकग्राउंड जो है, बेस जो है वो आर्ट्स से निकल कर होता है। और जो भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो सर मेरा इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये हो रहा है कि अगर बहुत बार बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मुझे ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो क्या उसके लिए कौन सा फील्ड ज्यादा बेस्ट रहेगा? अगर आप डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, तो देखिए अगेन ये भी स्पेसिफिक है कि गवर्नमेंट जॉब भी एक वास्ट जॉब्स है, ठीक है। अब आप गवर्नमेंट जॉब में ही किस टाइप के जॉब चाहते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब में ही आप टेक्निकल चाहते हैं तो उसके लिए फिर अलग फील्ड्स हैं। तो देखिए ये तो एक वास्ट फील्ड है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आफ्टर 12th जो कॉलेजेस कौन से हैं, कोर्सेज कौन से हैं, उसके बाद एक और फील्ड आता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास क्या क्या है। तो इस पर एक जरूर वीडियो बननी चाहिए सो दैट बच्चे जान सके। अगर स्पेसिफिक हम यहां पर डिस्कस करें तो देखिए अभी अगर आप साइंस ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए या ह्यूमैनिटीज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। प्लस आप ग्रेजुएशन के बाद आप कह सकते हैं कि आफ्टर 12th आपने कोई भी स्ट्रीम लिया अभी 10th के बाद, आफ्टर 12th आपने जो है वो चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो या फिर आपने जो है बीकॉम किया हो, हर एक बच्चा जिसने भी ग्रेजुएशन किया है वो एलिजिबल है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग आप कह सकते हैं आती है, तो रीजनिंग आपको अपने खुद ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। किसी भी कोर्सेज में वो पढ़ाते नहीं है रीजनिंग, ठीक है। एक आपका जनरल स्टडीज आता है, तो जनरल स्टडीज के लिए आपको जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तो आपको बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी ही है। बेसिक साइंस आता है 10th तक का, वो भी आपको पढ़ना ही है। मैथमेटिक्स 10th तक की आती है। तो ये एक ऐसा चीज है कि आप चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, आप हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, जो बेसिक तौर पे एलिजिबल हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। लेकिन आप अगर नॉर्मली आप ग्रेजुएट हैं तो आप हर गवर्नमेंट एग्जाम जो है उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इस फील्ड में जाऊंगा तो गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है, इस स्ट्रीम से जाऊंगा तो गवर्नमेंट जॉब कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब का स्कोप आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। सर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो आज आपके साथ बात करके लगा वो ये कि ना इस चीज को सीरियस नहीं लेना कि भाई ये वाली फील्ड में मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या इस वाली फील्ड में, कि मेरे को डरना नहीं है अपने फ्यूचर से रिलेटेड। हर फील्ड अपने आप में बेस्ट है। बिल्कुल। अभी देखिए अगर आप जैसे आप अभी 10th हैं, 10th के बाद आप अपने इंटरेस्ट या सब्जेक्ट जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, नहीं तो आप अपने हॉबीज के बेस पे एक स्ट्रीम सिलेक्शन कीजिए। 12th के बाद, जस्ट 12th के बाद अगर आपको लगता है कि अभी मैं किसी टाइप का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो भी आप ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल के अंदर आपके अंदर इतना आपको कहते इतना टाइम मिल जाएगा कि आप अपने टैलेंट या आप अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करके उस फील्ड को चुन सकते हैं। तो स्कोप खुला हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है कि आपका स्कोप बंद हो जाएगा, इसके बाद आपके करियर के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो बचपन से ही किसी फील्ड में है तो ऑटोमेटिक आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको ये फील्ड लेना है, आप ऑटोमेटिकली उस फील्ड में चले जाएंगे अगर आपका इंटरेस्ट बचपन से ही किसी चीज में डेवलप्ड है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, फिर आप कोई भी एक स्ट्रीम लीजिए जो आपको
आप कह सकते हैं कि अपने स्किल्स से कोरिलेट करते हो, ठीक है, अपने हॉबीज से कोरिलेट करते हो या सब्जेक्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड कोरिलेट करते हो, इसके बाद भी आपके पास 12th के बाद भी टाइम रहेगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि यहाँ से सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे या फिर ये सब कुछ जो है वो बदल जाएगा, इतना प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हम अपना छोटा सा जो टॉक है यही खत्म करते हैं, और मैं आपको बता दूं, आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे एक एक स्ट्रीम को डिटेल में, और उसके बाद पर्टिकुलर जॉब्स को कि उसके लिए वो वर्क करने के लिए लाइफ में आप कौन से कॉलेजेस यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और किस तरीके से उसका सारा प्रोसेस होगा। तो सर, सारे व्यूअर्स की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।